डियर लर्नर्स, सुस्वागतम हमारे इस छोटे से चैनल पर आपका। एक भाषा जो किसी भी संचार का माध्यम होती है, लैंग्वेज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम अपने ओपिनियन, फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स सब कुछ बताते हैं। ये अपने आप में एक मीन्स है, लेकिन इसके भी मीन्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन में LSRW के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई लेखक लिखेगा नहीं तो कोई पढ़ेगा उसे, या कोई रीडर उसे पढ़ेगा? अगर कोई रीडर उसे पढ़ेगा नहीं तो क्या वो कभी बोल पाएगा? अगर कोई रीडर अपनी स्पीकिंग नहीं करेगा तो क्या कभी उसे कोई सुनेगा? लेकिन कुछ टाइम से मैं लगातार देख रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए अक्सर बोला जाता है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो सिंपल रखी जाए, उसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही सीधे साधे से रखे जाएं, जो सामने वाले को समझ में आए। पर ज़रा सोचिए कि कोई भी अथर कभी लिखता इसलिए है कि किसी को समझ ही ना आए, या फिर वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसे समझने की कोशिश करे। हमारी लास्ट क्लास को हमने अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट किया था। उस अंडरस्टैंडिंग को हमने कम्प्रिहेंशन का नाम दिया था। कम्प्रिहेंशन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के बाद एक इंटरप्रिटेशन करना, रियल कम्प्रिहेंशन कहलाता है। लेकिन जो कम्प्रिहेंशन है उसमें अंडरस्टैंडिंग से लेकर जो इंटरप्रिटेशन का जर्नी हम करते हैं, जो सफ़र हम करते हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। हमें बहुत डेप्थ में उतरना पड़ता है, तब जाकर हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। मैं आज आपके लिए इस क्लास में लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही हिंट्स, कुछ क्लूज़, जिनके थ्रू आपकी इंटरप्रिटेशन तक की जर्नी अच्छी बन पाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता सकती हूँ, बट आपको ही कोशिश करनी होगी। आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना पाएगी। सो लेट्स बिगिन। कंटेक्स्ट क्लूज़। जिस तरीके से हम समझें, कंटेक्स्ट का मतलब है एक प्रसंग या संदर्भ, और क्लू का मतलब है एक संकेत। जब भी कोई पैसेज होता है या कोई भी हमें पेपर में, मैं आपके पेपर के रेफरेंस में बात करूँगी, एक जब पैसेज आता है तो ऐसे कई वर्ड्स आते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली बोलते हैं कि उनसे वोकैबुलरी लर्न नहीं होती, और कोई भी पूरी लर्न नहीं कर सकता। लेकिन जो भी वर्ड्स जिनसे वो अनफेमिलियर रहते हैं, जो शब्दों से वो अनफेमिलियर रहते हैं, उन शब्दों को कैसे समझा जाए, समझा जाएगा तो मीनिंग निकाला जाएगा, और उससे ही हम पूरे पैसेज को समझ पाएंगे। एक अथर, उसमें एक गिवर होता है जो रोल प्ले करता है उन वर्ड्स को देने का, लेकिन साथ में वो हमें क्लूज भी देता है। हम अगर बात करें क्लूज की, तो क्लूज का यहाँ से, जी हाँ, हमारा जो क्लूज से मतलब है वो है सेम या आसपास, यानी सेम लाइन में या फिर नेक्स्ट लाइन में, नियर बाय। उसमें जो वर्ड्स हमें दिए जाते हैं उसको डिसाइफर करना, उसको डिकोड करना, एक तरीके से वो रीडर का जॉब होता है। यहाँ पर गिवर होता है अथर, जो वो वर्ड्स देता है, हिंट देता है, लेकिन उसकी डिसाइफर जब हम करते हैं तो वो रिसीवर ही होता है जिसे डिसाइफर करना होता है, ताकि वो उस पैसेज को इजीली सॉल्व कर पाए। ये केवल एक पैराग्राफ या एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम रीडिंग की बात है कि आप कैसे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। आज क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंटेक्स्ट क्लू है, क्लू नंबर 1, दैट इज डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में परिभाषा भी बोलते हैं।
इसका दूसरा नाम डिस्क्रिप्शन भी है। आपको नाम से ज़्यादा इसको उसका पेपर से रिलेटेड मतलब समझना होगा। आप सिर्फ अपने काम की चीज़ को ही समझिएगा। इसके क्लूज़ में अगर हम देखें, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो पैसेज दिया है उसमें हमें डेफिनेशन दी है और उस डेफिनेशन को हमने डिवाइड कर दिया, हम लोगों ने मतलब क्लूज़ को डिवाइड कर दिया है। क्लू नंबर 1 है कि कोई शब्द हमें दिया जाएगा, वो डेफिनेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। टू बी वर्ब हम उसमें यूज़ करेंगे। टू बी वर्ब हम जैसा कि जानते हैं, हमारी सबसे कॉमन हमारी टू बी वर्ब इधर जो यूज़ होती है वो होती इज़। जैसे photosynthesis is process and so on। इस तरीके से जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं। ये केवल एक वर्ड नहीं है कि आप इसको लगा दें और सोचें कि क्लू ऐसा है, लेकिन डिफाइंड एज मीन्स एंड रिफर्स टू दैट इज, ये वर्ड की हिंट है। कुछ साइन भी दिए जाते हैं जैसे कोटेशन मार्क, अपना पेरेंथेसिस, ये भी ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि ये किसी की डेफिनेशन दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन दी जाती है, जब हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, जो डेफिनेशन दी जाती है इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ अफन, यूजुअली। इसको रूल बना के ऐसा मत सोचिएगा कि इज़ लगेगा तो वो डेफिनेशन ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो वो डेफिनेशन ही है। ये आपको समझना होगा। यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेती हूँ। Sickle cell disease is a genetic disorder that affects hemoglobin, the molecule in red blood cells responsible for carrying oxygen. Hemoglobin is a word, और यह शब्द है हमारा, और इसके राइट में कमा लगा है। कोई भी शब्द जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, अगर हमसे वो पूछता है राइटर, तो कहीं ना कहीं हमें इस वर्ड को कि राइट में जाके देखना चाहिए, इज लगा है या कॉमा लगा है या पैरेंथेसिस लगा है या वो कोटेशन में आगे का राइट साइड पे जो लिखा है सेंटेंस वो दिया है। ये सब डेफिनेशन को ही डिफाइन करते हैं। इस तरीके से आपको पैसेजेस में हिंट मिलती जाएगी। हमारी सेकंड क्लू जो है वो है सिनोनिम, जिसको हम रीस्टेटमेंट भी कहते हैं, कभी कभी पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं। हम सेम थिंग को डिफरेंट वे में बोलते हैं, जैसे और, इन अदर वर्ड्स, ऑल्सो नोन एज। साइन हिंट इसकी होती है डैश, कॉमा, पैरेंथेसिस। आपने देखा होगा कि ये पिछली डेफिनेशन में भी थे और इसमें भी थे, बट इट्स ओके। आपको अपना पैसेज सॉल्व करना है तो आपको इनके क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इन सबको होलली पढ़ना होगा, पूरी तरीके से पढ़ना होगा। अगर सिनोनिम की बात की जाए, सिनोनिम का अगर अपन एग्जाम्पल देखें, फॉर से द ग्रेगरियस ट्रेड यूनियनिस्ट whose backslapping Martinez helped make him Australia's most popular politician। यहाँ पे जो ग्रेगरियस वर्ड है, इसकी अगर हम बात करें तो इसने आगे पूरी लाइन को बता रखा है। ग्रेगरियस वर्ड का मीनिंग हमें पीछे आगे जो आने वाले सेंटेंसेस उसमें दिया हुआ है। जो सेंटेंस जैसे बैक स्लैपिंग मैटिनस, बैक स्लैपिंग यानी हम अगर किसी को पीठ पे शाबाशी देते हैं, मैटिनस यानी कि फ्रेंडली टाइप का हम वर्ड यूज़ करें, तो ग्रेगरियस का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेंडली वे में हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आपको एग्जैक्टली अगर मीनिंग नहीं पता है ग्रेगरियस का, तब भी हम समझ सकते हैं कि ये कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं है, राइट? ऐसे आपको समझना होगा। क्लू नंबर 3 हमारा है एंटोनिम, जो बिल्कुल उल्टा है सिनोनिम का। एंटोनिम यानी कंट्रास्ट, ऑपोजिट। However, but instead of contrary, whereas, unlike, although, on the other hand, ये सारे इसके hints हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो एग्जाम्पल के लिए हम इसका ले सकते हैं, जैसे इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन पॉलिटिशियन vacillate on important issues rather than deciding to take a firm stand। यानी कि हमारा सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे वैसलेट जो वर्ड है इसका हमें मीनिंग नहीं पता, लेकिन हमने आगे क्या करा है, ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज रादर देन डिसाइडिंग टू टेक अ फर्म स्टैंड। यानी कि डिसाइडिंग का बिल्कुल ऑपोजिट वैसलेट, यानी कि इनडिसिजन। ये हमें हिंट दी जा रही है। हम कैसे पहचानेंगे? डिसाइडिंग दिया है, हम बिल्कुल इसका उल्टा एंटोनिम जो है वैसलेट उसको समझ पाएंगे। आप जब भी सेंटेंस को या जो भी आपको लाइन दी, अगर आप उसको धीरे धीरे एक पॉइंटर यानी पेंसिल या किसी की भी हेल्प से, जो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर आप रीड करते हैं तो श्योरली आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी और आप कोई भी वर्ड को आप एस्केप नहीं करेंगे। आपकी एक्यूरेसी रीडिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अच्छे रीडर बनने की कोशिश करिए लाइफ टाइम के लिए। क्लू नंबर 4, एक्सपीरियंसिंग क्लू और इन्फ्रेंसिंग, यानी कि इन्फर करना। इन्फर में हमें डायरेक्ट कोई भी वर्ड के बारे में नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होती, लेकिन हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या बैकग्राउंड नॉलेज है उसके थ्रू हमें लॉजिक लगाना होता है और हम उस वर्ड को समझ पाते हैं। आपके सामने जैसे एग्जाम्पल है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड फॉर हिम वाज अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, यानी कि भीड़ के सामने बोलना उसके लिए डिस्करेजिंग या फेयरफुल। तब डेफिनेटली ये कोई एंथुजियास्टिक बात नहीं थी, ये एक डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट था उसके लिए। तो आपको सेंटेंस से, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, लेकिन उसमें आप जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। इंग्लिश ग्रामर हो या राइटिंग स्किल्स हो, जिस सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है उसका एक मीनिंग होता है। अगर उसका मीनिंग नहीं होता तो वो मीनिंगलेस होता है और वो सेंटेंस कहलाता ही नहीं है। ऐसे ही कोई पैराग्राफ का कोई पर्पस होता है, उसका कोई कंटेक्स्ट होता है, और ये सब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व करने पड़ते हैं। आप स्लो रहिए तो आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। आप प्रैक्टिस करिए। ये काम थोड़ा बोरिंग होता ज़रूर है, बट ये आपको बहुत एफिशिएंट बनाएगा। आप किसी भी इंग्लिश के किसी भी टीचर से पूछेंगे तो वो आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रीडिंग करिए, या न्यूज़पेपर हो या नॉवेल्स हो या आपकी कोर्स की कोई भी बुक हो, उन्हें पढ़िए, लेकिन अच्छे टेक्स्ट ही पढ़िए। ओके, क्लू नंबर 5, कॉज एंड इफेक्ट। ये तो हम सबको वैसे ही समझ में आ रहा है। कॉज यानी रीज़न, इफेक्ट यानी उसका परिणाम या रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, दस, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, इफ, ये कुछ हिंट्स हैं जिनके थ्रू आप कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, Schistosomiasis is prevalent in tropical and subtropical areas, especially in poor communities without access to safe drinking water and adequate sanitation। ये जो डिजीज़ है, ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है। हमें नहीं पता, हम इस वर्ड को नहीं जानते, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते, लेकिन अगर आप कॉमा के बाद की लाइन को पढ़ें, पुअर कम्युनिटी विदाउट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन, तो आप समझ पाएंगे कि इस बीमारी का ये जो वर्ड है इसका कहीं ना कहीं वाटर से कोई कनेक्शन है। सेफ वाटर नहीं है
सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये डिजीज़ हो रही है। यहाँ पे हमने कोई नॉइज़ पोल्यूशन की बात नहीं करी, हमने कहीं एयर की बात नहीं करी, हमने यहाँ सीधे वाटर पोल्यूशन जैसी चीज़ की बात करी है। तो आपको यहाँ हिंट मिल रही है। ओके, हमारी नेक्स्ट क्लू पे हम चलते हैं। क्लू नंबर 6। क्लू नंबर 6, I'm sorry, लिस्ट और सीरीज, जो भी रिलेटेड वर्ड की सीरीज होती है वो हमें इसका कुछ आइडिया दे देती है, जिससे कि हमारा एग्जाम्पल है, इंडियन कल्चर इज प्रोफाउंडली वर्सेटाइल, फंक्शनिंग एज अ वाइब्रेंट kaleidoscope of ancient traditions, diverse religion, and modern evolution, where customs and languages often change every few kilometers. यानी हम वैरायटी की बात कर रहे हैं। ये जहाँ पे भी हम ऑफन चेंज बोल रहे हैं, हम डाइवर्स रिलीजन बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं घूम फिर के वैरायटी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ है, जैसे कोई कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं तो उनकी अपनी सीरीज़ होती है, हर्बीवोरस की अपनी होती है। इस तरीके की हिंट हमें इस तरीके के क्लूज़ में दी जाती है। क्लू नंबर 7 हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण जिसे कहते हैं, सच एज फॉर एग्जाम्पल, लाइक, टू इलस्ट्रेट, फॉर इंस्टेंस। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, बहुत ईजी है। The atmospheric discharge of chemicals and particles such as carbon monoxide, sulfur dioxide, chlorofluorocarbon, and nitrogen oxides are typical gaseous pollutants that are created by industry and automobiles. Pollutant यहाँ पे हमारा वर्ड है जिसके बारे में हमने पूरे पैसेज में दिया है। आपको जनरल वोकैबुलरी की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। हमारी लास्ट क्लू है एडजेसेंट क्लू, यानी कि हम जो आसपास का सेंटेंस है उससे इसको समझ सकते हैं। एडजेसेंट हम मतलब समझते हैं, एडजेसेंट वर्ड का जो लगा हुआ होता है उससे हम साथ में लगे हुए को एडजेसेंट यूज़ करते हैं वर्ड। उसके लिए हम मैथ्स में, ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेसेंट लाइन्स, इस तरीके से। हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ पा रहे होंगे एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। आई थिंक शायद बाजू वाला या साथ वाला कुछ ऐसी लैंग्वेज अपन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स का देखते हैं। रोबोटिक्स इज अ ब्रॉड फील्ड, इट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड यूटिलाइज मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू रेप्लिकेट और सब्स्टिट्यूट ह्यूमन एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो रोबोटिक्स के बारे में हमें पहले नहीं पता चला, लेकिन हमें बाद में पता चल गया कि combines computer science, engineering and technology to design, construct and utilize machines that are programmed to replicate और substitute। replicate का मतलब क्या होता है? substitute और replicate। यहाँ पे replicate वर्ड का मीनिंग substitute नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। replicate is a duplicate and substitute means इसका alternative। replicate means duplicate, redundancy, repetition कहते हैं जिससे कहीं ना कहीं, और substitute उसका alternative को कहते हैं। और लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चे सोचें कि इसका मीनिंग यही है। यहाँ पे हमारा कीवर्ड जो था वो रोबोटिक्स था, उसको हमने बाकी उससे पहचाना। ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, ये वर्ड ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के बारे में पूछा जाए, लेकिन कुछ ईयर्स से, पेपर्स की कुछ टाइम से कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उससे साइंस के बारे में नहीं पता होगा, साइंस में कोई फिज़िक्स जानता है तो उसे बायोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, कोई ज़ूलॉजी नहीं जानता होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग इंग्लिश ही नहीं जानते। तो आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होगी, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको एक अच्छा क्लास दे पाई होंगी। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर, बेस क्लास लेकर, फाउंडेशन क्लासेस लेकर आपके साथ आऊँगी, ताकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। पेपर को क्लियर करने के लिए, कोई भी पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। वो सब्जेक्ट मैथ्स हो, मैथमेटिक्स में आप चाहे अचीव कर रहे हैं, या आप फिज़िक्स, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको अगर पढ़ते हैं, हिंदी, आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे स्कोर करते हैं, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा सही पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान रखिए। मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।